हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में जो 3 आईपीओ हमारे आ रहे हैं, पिरामिड वाला आईपीओ, एरोफ्लेक्स आईपीओ और विष्णु प्रकाश आईपीओ, इन तीनों आईपीओ के ऊपर बात करने वाले हैं और ये डिस्कस करेंगे क्या हमें इनमें अप्लाई करना चाहिए या तीनों में से हम किसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, किसे सेकंड और किसे थर्ड। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के बारे में बात करें तो जो इसकी ऑफर डेट है, यानी जो आईपीओ ओपन होगा वो 18 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा। एरोफ्लेक्स वाला जो आईपीओ है हमारा वो 22 से 24 तक चलेगा और उसके बाद जो विष्णु प्रकाश वाला आईपीओ है वो हमारा 24 से 28 अगस्त तक चलेगा। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो रिफंड स्टार्ट होगा पिरामिड के अंदर वो 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, जबकि एरोफ्लेक्स के लास्ट डेट जो है वो है 24 अगस्त। यानी अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपने पिरामिड टेक्नोप्लास्ट में लगाया तो आप एरोफ्लेक्स में नहीं लगा सकते, और सेम होगा अगर आपने एरोफ्लेक्स में अप्लाई कर दिया तो आप विष्णु प्रकाश में नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि विष्णु प्रकाश 28 अगस्त को क्लोज हो जाएगा और जबकि एरोफ्लेक्स के अंदर जो आपका रिफंड स्टार्ट होगा वो 30 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो आपको एक आईपीओ छोड़ना पड़ेगा अगर आपके पास कैपिटल की कमी है। या तो आप पिरामिड में लगा दीजिए, उसके बाद विष्णु प्रकाश में लगा दीजिएगा, या तो फिर आप एरोफ्लेक्स में लगा सकते हैं। अगर एक कैपिटल है आपके पास, एक ही की कैपिटल है और आप तीनों में से एक में लगाना चाहते हैं तो एरोफ्लेक्स में चाहे तो उसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बाकियों से ज्यादा है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के अंदर जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 15%। उसके बाद अगर हम बात करें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की तो वहाँ 55% चल रहा है। और विष्णु प्रकाश के बारे में बात करें तो जो अभी सोर्सेज से निकल कर आ रहा है वो 30 to 35% की रेंज निकल कर आ रही है। इशू साइज के बारे में अगर हम बात करें तो पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का जो इशू साइज है वो बहुत छोटा है, 153 करोड़ का होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू है वो 91 करोड़ का है। एरोफ्लेक्स के अंदर 351 करोड़ का है, जिसके अंदर हाफ मान लेते हैं हम 162 करोड़ का फ्रेश इशू है। और विष्णु प्रकाश जो 309 करोड़ का आईपीओ है उसमें पूरे 309 करोड़ का ही फ्रेश इशू है। लॉट साइज के बारे में बात करें तो पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का जो लॉट साइज है वो आपको लगभग 15,000 का ही पड़ने वाला है। एरोफ्लेक्स का आपको पड़ेगा 14,000 का और विष्णु प्रकाश का पड़ेगा आपको 14,850 का। रिटेल कोटा टेक्नोप्लास्ट के अंदर 50% का रखा गया है, एरोफ्लेक्स के अंदर 35% का और विष्णु प्रकाश में भी 35% का रखा गया है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो पिरामिड के अंदर 100% है, जो इशू के बाद हो जाएगी 75% के अराउंड। एरोफ्लेक्स के अंदर जो है वो 91% है, आईपीओ के बाद ये हो जाएगी 66 या 67% आप इसे बोल सकते हैं। और विष्णु प्रकाश के अंदर जो है वो 90% का प्रमोटर होल्डिंग है अभी, और उसके बाद कितनी हो जाएगी इसके ऊपर अभी कोई डाटा मुझे अवेलेबल नहीं मिला जो मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊँ। अब देखिए कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें उससे पहले ये बात कर लेते कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, क्योंकि हमने इनकी बेसिक चीज़ें तो समझ ली। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे अगर फैसला करें तो जो हमारा विनर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, जिसका कि 55% है। उसके बाद निकल के आ रहा है विष्णु प्रकाश 35% पे और फिर पिरामिड वाला हमारा जो आईपीओ है उसमें 15% का। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, हम थोड़ा सा कंपनी के ऊपर चल के बातचीत करते हैं कि कंपनी क्या करती है, ताकि हमारा डिसीजन बनाना थोड़ा आसान हो जाए। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के बारे में बात करें तो देखिए इनका क्या है, ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है पॉलीमर बेस्ड मोल्ड प्रोडक्ट्स, मोल्डेड प्रोडक्ट्स को करती है। और इनका यूज़ कहाँ पे होता है, ये यूज्ड बाय केमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर देयर पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। मतलब ये जो बनाती हैं मोल्डेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उनमें लोग क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें स्टोर करने के लिए। केमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी इन सबका यूज़ करते हैं चीज़ें स्टोर करने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मोल्डेड प्रोडक्ट ये होते हैं इस तरीके के कंटेनर, तो ये इस तरीके के कंटेनर बनाती है जो डिफरेंट कंपनियां यूज़ करती है अलग अलग पर्पज़ और चीज़ों को स्टोर करने के लिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री क्या करती है। देखिए अगर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1993 में, और इनका मेन काम क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो प्रोडक्ट सॉल्यूशन बनाना। देखिए इसे थोड़ा सिंपल करते हैं, अगर आप इसे यहाँ से समझें कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कुछ ऐसा है जो नेचर से फ्रेंडली है। उसके बाद क्या है, मेटेलिक है, मेटेलिक के बाद क्या है, फ्लेक्सिबल है, यानी मेटल भी है और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स, मतलब फ्लो सॉल्यूशन जहाँ से कुछ निकल सके। अब मैं आपको फोटो दिखाता हूँ तो आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए ये हो गए मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स, जैसे कि पाइप्स हो गई, ठीक है। ये पाइप्स कैसी हैं, ऐसी पाइप जिन्हें बेंड किया जा सकता है, ये वो बनाते हैं। और कंपनी का कहना है कि इस वाले सेगमेंट में जिस टेक्नोलॉजी का ये यूज़ कर रहे हैं बाकी किसी के पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस वजह से इनकी एक तरह से मोनोपोली है इस मार्केट के अंदर। अब इन पाइप का यूज़ किया जा सकता है गैस के लिए, वाटर के लिए या किसी और लिक्विड के लिए भी। विष्णु प्रकाश के बारे में बात करें तो देखिए जो विष्णु प्रकाश वाली कंपनी है हमारी, ये एक तरीके की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो विष्णु प्रकाश है ये एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन करते हैं और कंस्ट्रक्ट करती हैं। किसके लिए करती हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, ऑटोनॉमस बॉडीज़ के लिए,
प्राइवेट बॉडीज़ के लिए जो अक्रॉस कहाँ फैली हुई, 9 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो मतलब इनका बहुत बड़ा काम है और ये मेनली गवर्नमेंट और बहुत बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनके लिए काम करती हैं। इनके जो काम है उसे आप मेजरली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, उसके बाद रेलवे प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स। तो देखा जाए काम के मामले में तो जो सबसे बड़ी मेरे को लग रही है वो तो विष्णु प्रकाश की लग रही है। ठीक है, अब हमने कंपनी क्या क्या काम करती है ये हमने देख लिया। अब हम वापस चलते हैं एक्सेल के ऊपर और कुछ और बातें करते हैं। देखिए, जो हमारी पिरामिड टेक्नोप्लास्ट है, ये जो कंपनी है बहुत छोटी है और इसका जो IPO आ रहा है वो भी बहुत छोटा आ रहा है, 153 करोड़ का। इस वजह से ये जो लिस्ट होने वाली है ये T2T सेगमेंट के अंदर लिस्ट होगी। मतलब कि अगर आपने जैसे स्टॉक को सेम डे खरीदा तो आप इसे सेम डे नहीं बेच सकते। अगर आपको IPO अलॉट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि IPO में जो ट्रेडिंग डे होता है उससे पहले जो शेयर्स होते हैं आपकी डीमैट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो इस वजह से आप उन्हें सेम डे पे बेच सकते हैं जिस दिन IPO लिस्ट होगा। लेकिन जिस दिन IPO लिस्ट हो रहा है अगर आपने उस दिन स्टॉक को खरीदा तो आप इसे बेच नहीं पाएंगे। इसके अंदर जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट की लिमिट रखी जाएगी वो होगी 5% की। यानी लोअर सर्किट लगेगा तो वो अप साइड में 5% का लगेगा और अगर डाउन सर्किट लगेगा लोअर सर्किट तो वो नीचे लगेगा 5% का। अब इस तरह के IPO में देखिए दिक्कत वाली चीज़ क्या होती है कि जैसे IPO लिस्ट हुआ आपने थोड़ी देर वेट किया कि हो सकता है IPO ऊपर जाए या हो सकता है IPO नीचे जाए और आपसे डिसीजन मेकिंग में गलती हो गई तो चांसेस होते हैं कि या तो ये अपर सर्किट में लग जाएगा या लोअर सर्किट में लग जाएगा। और एक बार ये अगर लोअर सर्किट में लग गया तो आपके लिए इसे बेच के निकल पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में कोई बायर नहीं होगा इसका। तो इस तरह के IPO में ये दिक्कत हमेशा बनी रहती है। और जो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो सिर्फ 15% चल रहा है, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए जो मेरे व्यू में है मैं इसे नंबर 3rd पे रखूँगा। और एक चीज़ और भी है, अगर मुझे इस IPO में अप्लाई करना हो तो मैं वेट करूँगा 22 अगस्त का। 22 अगस्त को मैं ये देखूँगा कि मार्केट सिचुएशन किस तरीके से बन रही है, क्या मार्केट फॉल करता है, जिस फॉल के हम इंतज़ार करें कि मार्केट में शायद अभी और नीचे के साइड डाउनवर्ड रैली हो जाए, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर, क्योंकि अगर मार्केट ने अपना बनाया हुआ लेवल तोड़ के नीचे निकल गया तो दिक्कत हो सकती है कि IPO में अप्लाई करने के बाद अगर मार्केट तब तक ऊपर नहीं उठा और नीचे ही बना रहा तो शायद ये IPO ओपन हो और इसमें ओपन होते ही लोग सेल करना शुरू कर दें और जिस वजह से लोअर सर्किट में लग जाए। तो इस वजह से मैं वेट करूँगा और मुझे इस IPO में अगर अप्लाई करना है तो मैं 22 अगस्त का मार्केट देखूंगा और उसके बाद QIBs की साइड से सब्सक्रिप्शन देखूंगा, क्योंकि मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है QIBs के बाद उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो भी इंटरनल मैनेजमेंट की। तो इस वजह से इसमें वेट करना 100% है। अब बात करते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ की। अगर इसमें प्रीमियम देखा जाए तो प्रीमियम देखने की वजह से इसे नंबर 1 पे मार्क करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा एक कंसर्न है, वो ये है कि जब ये IPO स्टार्ट हुआ था तो इसके जो प्रीमियम थे वो 10 से 14% के निकले थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एकदम से प्रीमियम इसके 55% पे चले गए, ये चीज़ का मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी एक चीज़ और भी मैं बताऊंगा, ये जो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री है जो इसका रिवेन्यू है वो कंप्लीट रिवेन्यू का 80% ये बाहर के देशों से अर्न करती हैं। मतलब अगर इन केस कोई चेंज होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में या कोई वॉर वाली सिचुएशन हो जाती तो इन पे इम्पैक्ट होना बहुत ज़्यादा कंफर्म है कि इन पे इम्पैक्ट होगा और इनका रिवेन्यू बहुत ज़्यादा तरीके से कम या बढ़ सकता है, क्योंकि 80% जो बाहर से ही ये कमाते हैं। और उसके साथ ही जो दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो है रॉ मटेरियल। इन्हें अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसका ऑलमोस्ट 43.48% ये चाइना से लेते हैं। और चाइना के साथ किस तरीके के हालात हैं हमारे किसी से छुपे नहीं है। तो इन केस अगर चाइना के साथ भी दिक्कत होती है तो इनके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ना तय है और वो बढ़ेगी तो फिर इनके रिवेन्यू पे फर्क पड़ेगा और रिवेन्यू पे फर्क पड़ेगा तो रिवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस पे और उसका सीधा फर्क देखेगा प्राइस पे। तो इस चीज़ को भी हमारा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस खतरे को ध्यान में रखते हुए मैं इसे नंबर 2 पे रखूँगा अभी के लिए। हो सकता है कि जिस दिन मुझे इसमें अप्लाई करना हो उस दिन ऐसी सिचुएशन बन जाए कि नंबर 1 पे आ जाए, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं और मैं हमेशा IPO में अप्लाई करता हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म बने रहने का, बहुत रेयरली होता है। 100 में से 1 या 2 कंपनियाँ ऐसी होती है जिसमें मैं लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव सोचता हूँ। अदरवाइज फिर सिर्फ सिंगल एम है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम लिया, सेम डे निकलना पड़ा तो सेम डे निकलेंगे, नेक्स्ट डे निकलना पड़ा तो नेक्स्ट डे निकलेंगे, पर इससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे। इसके बाद जो हमारी फाइनल कंपनी है विष्णु प्रकाश आर पुंगेला, इसे मैं फिलहाल नंबर 1 पे रख रहा हूँ। हो सकता है कि बाद में ये रैंकिंग चेंज हो जाए, पर नंबर 1 पे रखने की वजह ये है कि इसके जो प्रीमियम स्टार्ट हुए हैं वो सीधा ही 30% के अबव स्टार्ट हुए हैं।
ऐसा नहीं हुआ कि 5% 10% पे स्टार्ट हुए और उसके बाद मार्केट को देखने के बाद ऊपर चढ़े। मतलब कि कंपनी ने थोड़ा सा लिस्टिंग्स को हमारे लिए छोड़ रखा है। और दूसरी चीज़ जो अच्छी लगी वो है फ्रेश इशू। कंप्लीट आईपीओ फ्रेश इशू होने वाला है, कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और तीसरी एक चीज़ और भी है कि ये आईपीओ थोड़ा लेट है, 28 अगस्त को उसकी क्लोजिंग है, तो हो सकता है तब तक मार्केट सिचुएशन भी स्टेबल हो जाए। तो इस वजह से मैं इसे अभी नंबर 1 पे रख रहा हूँ। अब आज की वीडियो में मैंने ना तो पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, ना एरोफ्लेक्स और ना विष्णु प्रकाश किसी के फाइनेंशियल्स पे इसलिए बात नहीं की क्योंकि सबके फाइनेंशियल्स ओके हैं और जो सबके ऑब्जेक्टिव और इशू है वो भी मोर और लेस सेम है। चलिए दिखाई देता हूँ कि क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर सबसे पहले आप बात करेंगे पिरामिड के ऑब्जेक्टिव की, तो देखिए पिरामिड का ऑब्जेक्टिव है रीपेमेंट ऑफ फुल पेमेंट ऑफ डेट, जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है इनकी, उसके बाद फंडिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। एरोफ्लेक्स की बात करें अगर हम, तो एरोफ्लेक्स वाले क्या करते हैं, पार्ट पेमेंट और फुल पेमेंट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स, जो इनकी सिक्योर्ड बोरिंग्स हैं उन्हें पे कराएंगे, उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड देन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और उसके बाद विष्णु प्रकाश के बारे में बात करें तो विष्णु प्रकाश पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लगेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, लेकिन ये जो ऊपर वाला है इनका ऑब्जेक्टिव वो अलग है, जो है कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द परचेस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। इन्हें कैपिटल की ज़रूरत है मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए, क्योंकि इनका काम, जो इनका प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, रोड बनाना और उसके बाद वाटर सप्लाई का ध्यान रखना, इरिगेशन फैसिलिटी का ध्यान रखना और रेलवे प्रोजेक्ट। तो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए इन्हें बड़ी बड़ी मशीनें लगने वाली हैं, इसीलिए इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। मैंने आपको अपने प्रेफरेंस की रैंकिंग बता दी है, और अगर इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज होता है तो या तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, नहीं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उन्हें उसे ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।